बीजेपी बहुत ताकत से वहां पे उतरी थी। 195 प्लस सीट बीजेपी के चले गए। ममता दीदी की जो 15 साल की सरकार थी वो शायद अभी गिर सकती है। एक प्रॉमिस है कि विद इन 60 डेज पूरा बॉर्डर पे हम फेंसिंग कर देंगे। आपकी ऐसी राय है कि सीसीटीवी में कुछ गड़बड़ हो सकती है? बीजेपी एक अच्छी खासी मेजोरिटी लेकर वेस्ट बंगाल में पावर में आ रही है। अगर उन्होंने राहुल जी के साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर कुछ सीटों में एडजस्टमेंट कर लिया होता तो चांसेस थे कि टीएमसी की थोड़ी बहुत वोट शेयर बढ़ जाता। कांग्रेस की उनके साथ अलायंस नहीं है। केरला वन ऑफ द हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीव करता है। मतलब फाइट जो स्टेट्स की है जैसे साउथ में केरला प्लस ऑपोजिशन अगेंस्ट एनडीए, तो इस तरीके से केरला काफी सालों से एक वामपंथी विचारधारा का स्टेट रहा है। क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम्स है, हिंदू है, तो वोट शेयर्स भी काफी बटे हुए हैं। तो वन हैंड वहाँ पे हिंदुत्व का एजेंडा लेके बीजेपी इन फ्यूचर भी वहाँ पे सत्ता में सच में आ सकती है, ऐसे आपको लगता है? वहाँ के लोग जो है मोदी जी को पसंद करते हैं। बीजेपी हमारी आइडियोलॉजिकल एनिमी है और डीएमके जो है वो पॉलिटिकल एनिमी। असम की पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? जो आसाम की जो जनता है वो जनरली डेवलपमेंट के लिए काफी कंसर्न है। आसाम की जनता को पता है अगर वो मोदी जी को साथ देंगे तो ही आसाम का विकास हो सकता है। ये जो फॉरेन पॉलिसीज है या इसका इस असेंबली इलेक्शंस में कितना रोल हुआ होगा? मतलब राहुल गांधी जी के बारे में लोगों की क्या राय है? मैंने ये सभा अटेंड की तो प्रियंका गांधी जी ने एक भी सेंटेंस मलयालम में नहीं बोला। बीजेपी की जो लीडरशिप है, छोटा स्टेट हो फिर भी पूरा जोर लगा के ताकत लगा के वो लोग वहाँ पे लड़ते हैं। अगर बीजेपी आएगी तभी डेवलपमेंट होगी, नहीं तो डेवलपमेंट नहीं होगी। मंदिर में जा रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, राम मंदिर भी बना दिया है। तो हिंदू राष्ट्र बनाना मतलब क्या, डेफिनेशन क्या है? सेक्युलरिज्म मतलब ही हिंदुइज्म। महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि एमवीए में जो फूट डाल के उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया, बाद में एनसीपी में फूट डाल दी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन जी की ये कुछ पंक्तियां हैं। आज 5 स्टेट की, मतलब 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी की इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आ रहा है। रुझान शुरू है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पौंडीचेरी, इन 5 जगह के रुझान आ रहे हैं और हम सब MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के छात्र हैं। अभी हम लोग मिलके उसके ऊपर पैनल डिस्कशन करेंगे कि और उनका विश्लेषण करेंगे इस इलेक्शन के बारे में। तो मेरे साथ है विष्णु देसाई। विष्णु देसाई कोंकण से है। ग्राउंड पे उनका बहुत ही बढ़िया स्टडी है। कोंकण रीजन के बारे में उनकी बहुत अच्छी समझ है। दूसरे हमारे साथ पैनलिस्ट है अदब भंडारी जी। अदब जी पंजाब से है। नॉर्थ इंडिया का जो पूरा पॉलिटिक्स है उसके ऊपर उनका बहुत ही अच्छा पकड़ है। और हमारे साथ हैं अनुराग वराटे जी। अनुराग खुद विदर्भ रीजन से आते हैं। अनुराग खुद MPSC, UPSC जैसे जो स्टडी एग्ज़ाम्स है जो वो भी उन्होंने दिए हुए हैं। तो ओवरऑल जो इकोसिस्टम में पूरी ब्यूरोक्रेसी हो या सरकार हो, उसके बारे में उनका अच्छा खासा उनकी समझ है, उनका अच्छा स्टडी है। तो अभी हम बात करेंगे विष्णु जी से। हम लोग इस पैनल को ओपन करेंगे। विष्णु जी, क्या बताएंगे आप? पश्चिम बंगाल में जैसे मैंने कहा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, बीजेपी बहुत ताकत से वहाँ पे उतरी थी और पश्चिम बंगाल में अभी ऐसा दिख रहा है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है और ममता दीदी की जो 15 साल की सरकार थी वो शायद अभी गिर सकती है। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर? निश्चित रूप से प्रसाद जी, क्योंकि अभी हम लोग नतीजे भी देख रहे हैं तो 195 प्लस सीट बीजेपी के चले गए। तो इससे साफ पता चल रहा है कि बीजेपी एक अच्छी खासी मेजोरिटी लेकर वेस्ट बंगाल में पावर में आ रही है। और दूसरी तरफ हमने अगर ममता जी की पार्टी को देखा, TMC, तो वो बहुत ही मतलब कम सीट से उभर आ रही है। एक तो वहां पर कांग्रेस की उनके साथ अलायंस नहीं है, जिसकी वजह से वो वोट थोड़े से कंसोलिडेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको भी थोड़ी सी तकलीफ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे आपने कहा कि पिछले कुछ 15 सालों से जो ममता जी की सरकार थी वहां पर वो कहीं ना कहीं रूप से एंटी इनकम्बेंसी हो या जो SIR की गई उससे जो बाहर के वोट है वो भी मतलब जो नहीं थे, उसकी वजह से हम लोगों को देख सकते हैं कि अभी बीजेपी अच्छी तरीके से वहां पे पावर में आ रही है। और दूसरी बात है कि करप्शन की भी एलिगेशन सरकार पे बहुत लगे थे, जिसकी वजह से कोल के माइनिंग, इलीगल माइनिंग हो या टीचर्स की मतलब इलीगल उनकी बदली हो। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि ये कुछ चीजें उनके खिलाफ दिखाई दे रही है।
और दूसरी बात मैं एक बताना चाहूंगा कि अगर हमने नॉर्थ में देखा तो बिहार भी बीजेपी ने कैप्चर कर लिया है रिसेंट इलेक्शन में। दूसरी बात, नॉर्थ पूरा बीजेपी की तरफ हम लोग देख सकते हैं। और आज अगर वेस्ट बंगाल भी बीजेपी को मिल जाता है तो पूरा एक नॉर्थ पावर बीजेपी के हाथ में चला जाएगा, और जो निश्चित रूप से अगले हम लोग एक बता सकते हैं कि अगले 15-20 सालों में बीजेपी कहीं ना कहीं पावर में रह सकती है सेंट्रल में। तो ये मेरा कुछ अनुमान है। अच्छा, अदब जी, आपकी क्या राय है? आप इस जो अभी जो रुझान आ रहा है उसका आप विश्लेषण कैसे करेंगे? बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए थे जिन पे वो इलेक्शन लड़ रही है, जैसे उनका एक प्रॉमिस है कि विद इन 60 डेज पूरा बॉर्डर पे हम फेंसिंग कर देंगे कि बांग्लादेश से जो इमिग्रेंट्स ना आए, तो एक ये इम्पोर्टेंट है। और जैसे उन्होंने 3000 हर महीने वुमेन के लिए उन्होंने फ्रीबीज, तो एक स्ट्रॉन्ग उनका है ममता बनर्जी के अगेंस्ट। और ममता बनर्जी का ये है, वो इसलिए भी हारती दिख रही है, उनका मेन कंसर्न है कि जो SIR हुआ है उनमें इतने लाखों वोटर उनके चले गए। और दूसरी चीज कह रहे CCTV में कुछ झोल है, और तो इसकी वजह से वो थोड़ा लग रहा है कि आपकी ऐसी राय है कि CCTV में कुछ गड़बड़ हो सकती है, मतलब जो अभी सेंट्रल में जो पावर में जो बीजेपी सरकार है तो वो शायद कुछ घोटाले करके सत्ता में आ रही है, ऐसे आपको कहना है? ऐसा ममता जी का कहना है। अच्छा, बाकी ऑन ग्राउंड बाकी पता चलेगा इलेक्शन के बाद क्या होगा। अनुराग जी, आपकी राय बताइए इस इलेक्शन के बारे में। पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के बारे में मेरी ये राय है, जो पश्चिम बंगाल में अभी जो इलेक्शन जो है वो इमोशनल वेव पे ऊपर उन्होंने क्रिएट किया है। आपने देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज की जो रेप विक्टिम की मदर थी, उनको उन्होंने उनकी तरफ से टिकट दी। उस टिकट देने का बीजेपी का हेतु ही था कि उनको इमोशनल वेव बहुत अच्छी तरह से क्रिएट करने आनी थी, और उन्होंने कर दिया। क्योंकि आप सभी लोग जो आउटसाइडर ऑफ द पश्चिम बंगाल है, उनके पास वो MG कॉलेज का जो रेप विक्टिम, उसकी मम्मा का जो वाइल्ड प्रचार का जो वीडियो है सभी के पास है, और सभी को लगता है कि ये कैंडिडेट तो जीतनी चाहिए। इस प्रकार से बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह से पूरे स्टेट को एक्वायर कर लिया है इमोशनली। और जो हिंदू पोलराइजेशन ऑफ द वोट है वो भी बीजेपी ने काफी अच्छी तरह से किया है। और जो ममता दीदी की जो हाल ही में सबसे बड़ी मिस्टेक हुई कि वो इंडिया अलायंस के साथ अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए। वहां पे हमने देखा कि राहुल जी भी कांग्रेस की तरफ से आए थे, उन्होंने भी ममता जी के अगेंस्ट काफी हेट स्पीच नहीं कह सकते, लेकिन नॉर्मली उनके अगेंस्ट प्रचार किया है। अगर उन्होंने राहुल जी के साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर कुछ सीटों में एडजस्टमेंट कर लिया होता तो चांसेस थे कि टीएमसी की थोड़ी बहुत तो भी वोट शेयर बढ़ जाता था। जैसे कि अभी के इलेक्शन में MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट ने एक केरल में हम लोग गए थे सब लोग, आप भी सभी उस सर्वे में शामिल थे। केरल में अभी दिख रहा है कि UDF गवर्नमेंट बना रही है, मतलब अभी के जो रुझान मैंने देखे लेटेस्ट जो थे उसमें 95 वगैरह कुछ सीटें हैं जो UDF को मिल रही है। तो ऑन ग्राउंड पे आप जब वहाँ पे हम लोग जब मतलब स्टडी के लिए गए थे तो स्पेशली आपको क्या नजर आ रहा था, मतलब कि ये जो UDF की इतनी बड़ी वेव है ये आपको दिख रही थी, नहीं दिख रही थी, क्या मतलब क्या अनुमान था आपका? मेरा यही अनुमान है, वहाँ पे UDF की गवर्नमेंट बनने के पीछे बीजेपी का भी रोल काफी अच्छा है। केरला काफी सालों से एक वामपंथी विचारधारा का स्टेट रहा है। वामपंथी विचारधारा टू राइट आने में उनको समय लगेगा। अभी वो UDF एक सेंट्रल लेफ्ट पार्टी है, वो सेंट्रल लेफ्ट आइडियोलॉजी में वहाँ पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर हमने कुछ सालों बाद अगर देखा तो वहाँ पे 10 साल बाद भाजपा अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। क्योंकि हमने अगर देखा कि सेंटर में भाजपा ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें चलाई है, वो उन लोगों को पता है। और मैंने जब उनके बारे में जब वॉर्स के बारे में पूछा तो लोगों के मोदी जी के विषय में काफी अच्छे पॉजिटिव रिस्पांस थे। वहाँ के लोग जो है मोदी जी को पसंद करते हैं। अभी UDF 5 साल वहाँ पे गवर्नमेंट बनाए रहेगी गवर्नमेंट में, और बीजेपी भी अगले टर्म तो बीजेपी आने वाली है। लेकिन एक मेरा बस एक सवाल था कि अभी जो आंकड़े जो दिख रहे हैं उसमें बस 1 या 2 सीट्स NDA को दिख रही है। वहाँ पे वोट शेयरिंग भी शायद 11% तक जा रहा है, जो पिछले इलेक्शन का भी उतना ही था, मतलब उतनी बड़ी हाइप नहीं दिख रही है। तो आप अभी बोल रहे हैं कि शायद अगले 10 सालों में बीजेपी वहां पे पावर में आ सकती है, तो आपको क्या सच में ऐसा लगता है, मतलब कि सच में आ सकती है? क्योंकि आंकड़े तो वैसे दिख नहीं रहे, और अगर हम लोग वहां की जो पॉपुलेशन देखे रिलीजन वाइज भी, क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम्स है, हिंदू है, तो वोट शेयर्स भी काफी बटे हुए हैं। तो वन हैंड वहां पे हिंदुत्व का एजेंडा लेके
बीजेपी इन फ्यूचर भी वहां पे सत्ता में सच में आ सकती है, ऐसे आपको लगता इसके बारे में हमारा एक ही कहना है, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। है? चलिए विष्णु जी की क्या राय है, उनसे शुरू करते हैं। निश्चित रूप से प्रसाद जी, जैसे आपने कहा कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो लेकर केरला में गवर्नमेंट फॉर्म करना बीजेपी के लिए सही तरीके से थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अभी यूडीएफ गवर्नमेंट तो फॉर्म करने जा रही है, वहां पर 98 प्लस सीट अभी तक के नतीजे बता रही है, और एलडीएफ तो बहुत पीछे चल रही है वहां पर। तो अगले 5 साल तक जब यूडीएफ रूल करेगी तो मुझे नहीं लगता कि अगले उसके बाद की टर्म जो होगी वो डेफिनेटली एलडीएफ की तरफ जाएगी, और उसके बाद मेरा एक ऐसा अनुमान है कि बीजेपी को अच्छे तरीके से एक अपोजिशन लीडर करके वहां पर उभर आ सकती है बीजेपी। और जैसे आपने दूसरा मुद्दा बताया कि वोट शेयर का, वो वोट शेयर उतना ज्यादा बढ़ते हुए नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अभी हमने अगर देखा तो बीजेपी को 3 से 4 सीट वहां पर मिल रहे हैं। तो 2021 इलेक्शन में हमने देखा कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं थी, और जिसका नतीजा भी हमें प्रेडिक्ट किया था कि इस बार भी क्या हो सकता है। तो हमने एक ये बता सकते हैं कि इस बार 3-4 सीट लेकर अगर बीजेपी अच्छी तरीके से अगले 5 साल तक कुछ काम कर पाती है तो जरूर बीजेपी अगले 10-15 साल में केरल में भी सरकार बना सकती है। और दूसरा मुद्दा एक मुझे बताना मैं अच्छा समझता हूँ कि एक बात तो ऐसी है कि बीजेपी वहां पर मतलब तिरुवनंतपुरम में उनका बहुत ज्यादा होल्ड है। तो जहां पर हम लोग सर्वे कर रहे थे तो बीजेपी सभी जगह पर उतना अपना कब्जा नहीं बना रही है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके मतलब अच्छी तरीके से वो होल्ड में है, लीडर के उनके जो राजीव चंद्रशेखर जी, तो दूसरी होगी लेखा जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वहां पर कुछ बीजेपी मतलब अच्छी तरीके से अपना होल्ड बनाने की कोशिश कर रही है। तो राजीव चंद्रशेखर जी को उन्होंने तो सीएम का कैंडिडेट बना दिया है, तो एक हाइप भी हो सकती है कि वहां पर अच्छी तरीके से वो रिजल्ट आ सकते हैं, वो सीट बीजेपी को मिल सकती है। और दूसरी बात है कि एनडीए में है बीजेपी, तो अगले जो भी और भी अलायंसेस पार्टी जो अलायंसेस में है वो भी कुछ अगर 1-2 सीट मतलब जीतने में कामयाब होते हैं तो मतलब आपको ऐसे कहना है कि बीजेपी को केरल में अच्छे दिन आने वाले हैं? जरूर, मेरा एक स्ट्रॉन्ग अनुमान है कि बीजेपी को अगले 10 साल में अच्छे दिन आ सकते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी अपना होल्ड को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। थोड़ा अदब जी के पास जाते हैं। अदब जी, अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि डिलिमिटेशन होने वाला है, सदर्न्स जो स्टेट्स है उनकी सीट्स घटने वाली है, नॉर्थ की सीट्स बढ़ने वाली है, तो मतलब कहीं पे ये बीच में तमिलनाडु में ही स्टालिन जी ने कहा था कि ये हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमें सोचना होगा कि सेंट्रल हमें फंड्स कम दे रही है। तो बीजेपी का ये जो कुछ स्टेट्स है, पश्चिम बंगाल होगा जो उन्होंने अभी वो जीत जाएंगे शायद, या असम तो वो वहां पे भी वो जीत रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको कुछ टेंशन वाला लग रहा है, कैसे लग रहा है? इसकी तरफ आप कैसे देख रहे हो? इसमें जानने के लिए जो मेन मिडिल क्लास है साउथ, उनको उनके कंसर्न्स जानने पड़े। तो अब जैसे केरला वन ऑफ द हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीव करता है, ट्रम्प ने वन बिग ब्यूटीफुल अमेरिकन बिल जो निकाला तो उसमें 1% एक्साइज लगेगा। तो उधर फैमिलीज को ये भी है कि बीजेपी हमारे कंसर्न्स नहीं रेस कर रही है, मतलब हमारे, और अब जो डिलिमिटेशन होएगा तो केरला में सीट्स कम हो जाएंगी, 15 ही रह जाएंगी मेरे ख्याल से। तो वो भी उनको कंसर्न है कि हम इतना टैक्स दे रहा है लेकिन ये जा रहा है यूपी बिहार ऐसी जगह, हमारे डेवलपमेंट ही नहीं होगी। तो साउथ थोड़ा एक्सक्लूडेड फील कर रहा है। तो ये है मतलब फाइट जो ये स्टेट्स की है, जैसे साउथ में केरला प्लस ऑपोजिशन अगेंस्ट एनडीए, तो इस तरीके से अभी फाइट हो। लेकिन अगर हम लोग पूरी देश की तरफ देखें, पश्चिम बंगाल जो अभी एक स्टेट है जो कहीं मतलब उसको पहले ऐसे कहते कि सोने की चिड़िया जो है उसे कहा जाता था, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चर भी बड़ा था और बिजनेस भी वहां से काफी अच्छा हो रहा था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद फिर वो चीजें मतलब उस पार्टीशन भी हो गया, 2 टुकड़े भी गए, आधा उधर, लेकिन फिर भी वहां पे अच्छी स्थिति थी। लेकिन उसके बाद फिर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, लेफ्ट गवर्नमेंट वहां पे आई, 30-35 साल वहां पे लेफ्ट गवर्नमेंट थी, अभी 10-15 साल वहां पे टीएमसी है।
तो यहाँ पे कहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होना चाहिए था उतना वहां पे हुआ नहीं है। हाँ, मतलब एक तरफ बीजेपी जो है वो हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन दूसरी साइड से वो लोग विकास के मतलब लोगों को वो आशा भी जगाते हैं कि हम लोग विकास करने वाले हैं, इंडस्ट्री लाने वाले हैं। तो क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि केरल हो या पश्चिम बंगाल हो, ये जो दोनों स्टेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी सालों से, अभी 10 साल यहाँ पे एलडीएफ की गवर्नमेंट थी, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अल्टरनेटिव आते थे, लेकिन दोनों स्टेट्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन वैसा नहीं हुआ है। तो ये भी कुछ फैक्टर्स मतलब है वहां पे, ऐसे क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ये तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ही है। अब सेंटर और स्टेट अगर एक गवर्नमेंट की होए तो ज्यादा डेवलपमेंट होएगा, फंड्स की दिक्कत नहीं होगी। अब दोनों अलग अलग पार्टीज है तो सेंटर सपोर्ट नहीं करेगी किसी भी और पार्टी को, तो ये तो एक जेन्युइन कंसर्न है। इंडियन डेमोक्रेसी है, वैसी है। विजय थलापति जी, अभी दिख रहा है कि मतलब एक सितारा उभर के आ रहा है, जो वहां की एक अलग ही राजनीति है साउथ की। वहां पे मतलब कोई सुपरस्टार होते हैं, हम लोग मतलब करुणानिधि जी को देखेंगे, या उसके बाद में दीदी माया, नहीं दीदी को देखेंगे, अपनी अम्मा को देखेंगे। तो वहां पे सुपरस्टार पावर में आते हैं। वैसे ही अभी दिख रहा है कि वहां पे विजय जी आके एकदम तहलका मचा दिया है उन्होंने। हाँ, तो मतलब एक्सपेक्टेशन, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? ये दिख रहा था आपको स्टडी करते वक्त? ये तो देख ही रहा था, क्योंकि साउथ में वो मतलब he has made so many patriotic movies, तो एक फैक्टर तो था ही, मतलब फैन फॉलोइंग और वोट्स में भी कन्वर्ट हो गए साउथ, तो वो तो पहले देख रहा था, बट इतना नहीं देख रहा था। I was thinking 25%, 20% वोट इतना शोर बढ़ेगा, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। अनुराग जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? साउथ में मतलब तहलका मच रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे इसके बारे में ये है कि जब से एआईडीएम की पार्टी ने बीजेपी के साथ अलायंस किया, तो जो ट्रेडिशनल जो वोटर थे उनके पार्टी में, उन्होंने विजय थलापति की तरफ उन्होंने शिप मार दी। इस वजह से उनको काफी अच्छा फायदा हुआ। अगर एआईडीएम के ने बीजेपी के साथ अगर अलायंस नहीं किया होता तो वहां पे शायद परिस्थिति कुछ और होती, अलग होती, ऐसा मुझे लगता है। तो मतलब ऐसे भी एलिगेशंस लगे थे कि विजय जो है वो बी टीम है, ऐसे मतलब बीच में लोग बोल रहे थे, ऐसा मतलब चर्चाएं थी ऐसे। तो क्या ये आपको लगता है ये सच में ऐसा था? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके कुछ ऐसे मतलब करके ये इकोसिस्टम बनाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनका जो कुछ वहाँ पे जो फैक्टर्स है वो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बीजेपी ऐसा बी टीम बना के पॉलिटिक्स कभी नहीं खेलता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बीजेपी बी टीम। चलिए, अभी तो मतलब हाँ, बताना चाहूंगा कि जो बात अनुराग जी ने कही उससे थोड़ा सा मैं सहमत हूँ। जैसे आपने विजय के बारे में बात की, तो विजय ने पहले से ही एक अपना कैंपेन का ही मतलब ये लाइन रखी है कि बीजेपी हमारी आइडियोलॉजिकल एनिमी है और डीएमके जो है वो पॉलिटिकल एनिमी है। तो अभी तक के जो नतीजे सामने आ रहे हैं कि टीवी को एक 110 या 108 कुछ सीटें मिल रही है, तो हंग असेंबली अगर उधर हो सकती है, तो मेरा एक अनुमान ऐसा है कि टीवी के डीएमके के साथ अलायंस कर सकती है और उधर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एआईडीएम के साथ अलायंस होकर उनका गवर्नमेंट उधर फॉर्म हो सकता है, क्योंकि एआईडीएम ऑलरेडी बीजेपी के साथ अलायंस में है। और अगर बीजेपी को मतलब एआईडीएम के साथ अलायंस करनी हो तो बीजेपी तो अपनी कंडीशन तो रखेगी, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी अलायंस हो जाएगी। और अगर अलायंस हंग असेंबली अगर होती है तो निश्चित रूप से डीएमके और टीवीके की अलायंस हो सकती है और उधर तमिलनाडु में गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है। अभी इस इलेक्शन में केरल हो या तमिलनाडु हो, हम लोग अभी जो कैंपेनिंग देख रहे थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब पहले बीजेपी ने 2014 में अपनी बहुत अच्छी कैंपेनिंग की थी। 19 के इलेक्शन में भी आईटी सेल वगैरह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था बीजेपी का। कांग्रेस हो या लेफ्ट गवर्नमेंट हो केरल में, या यहाँ पे विजय थलापति जी हो, इनका जो कैंपेनिंग था इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छी तरीके से यूज किया गया है। तो इसका कितना असर हुआ होगा? टेक्नोलॉजी बीजेपी ने तो उतना सोशल मीडिया में यूज की है, क्योंकि जितना सोशल मीडिया से वो नैरेटिव फॉर्म करते हैं, बीजेपी हो या टोटल एनडी हो, तो उससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि
इस कुछ सालों में बाकी पार्टीज ने जो टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन किया है कैंपेनिंग के लिए हो या इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए हो, तो वो भी निश्चित रूप से हम लोग देख सकते हैं कि वो ग्राउंड लेवल पर पार्टी का कार्यकर्ताओं का होल्ड स्ट्रांग बना रहा है। तो ये भी एक चीज है कि टेक्नोलॉजी मतलब एक अहम हिस्सा है वहाँ पे पॉलिटिकल कैंपेन का। असम में जो अभी मतलब फिर से एक बार बीजेपी या एनडीए वहाँ पे सरकार बना रही है, हेमंत बिस्वा शर्मा अभी फिर से शपथ ग्रहण करेंगे ऐसे दिख रहा है अभी। तो असम की पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब वहाँ पे क्या मुद्दे थे या किस तरह से बीजेपी वहाँ पे होल्ड बना के रख रही है और पावर में आ रही है? तो जो ये he was a very strong candidate of Congress एक टाइम पे, और मतलब जो ऑपोजिशन कर रही है, एक जुबेन गर्ग जो एक बहुत फेमस आर्टिस्ट थी, जिनकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई थी सिंगापुर में, तो कांग्रेस उसका वोट शेयर या उसकी जो फैन फॉलोइंग है उसको वो करने की कोशिश कर रही थी। और बाकी इतनी देर से अब उनकी सरकार है, और लेकिन वो इतना दिखा नहीं कि वो आर्टिस्ट का इतना फैन फॉलोइंग की कन्वर्ट हो जाए। और तो बाकी अनुराग जी बताएंगे इसके बारे में। जो आसाम की जो जनता है वो जनरली डेवलपमेंट के लिए काफी कंसर्न है। अगर हमने देखा हेमंत बिस्वा शर्मा साहब जो है वो सबको दिख के आते हैं कि वो काम का आदमी, उनका जो कॉमन पीपल के साथ उनकी जो अटैचमेंट है। अगर आपने उनके रैली में देखा होगा कि यंगस्टर उनके ऊपर डाइट को की कैन फेंकते थे और वो स्वाइप अप करके पी जाते थे। ये उनका एक काफी अच्छा तरीका है लोगों के साथ कनेक्ट करने का। और जहां तक आसाम की जनता है, आसाम की जनता को पता है अगर वो मोदी जी को साथ देंगे तो ही आसाम का विकास हो सकता है, नहीं तो हमारे ऊपर तो चाइना तो है ही बैठा। चाइना को हराना है तो हमें मोदी जी ही को साथ देना ही होगा। नहीं वो तो सब ठीक है, मतलब बहुत बार ऐसे भी हुआ है कि वॉर अभी जो मतलब बीच में ही ट्रम्प जी ने एक बयान दिया था भारत के बारे में, मतलब बहुत ही गंदी तरीके से उन्होंने कमेंट की थी। तो आप बोल रहे हैं ठीक है मोदी जी है, लेकिन फॉरेन पॉलिसीज भी अभी हम लोग देखे तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब हम पीछे जा रहे हैं, मतलब हमारे कुछ डिसीजंस है उसके ऊपर अभी संदेह हो रहा है, ऐसी भी बातें हो रही है। मतलब नहीं, आपने अगर देखा होगा अगर इंटरनेशनल स्टेज पे अभी भारत को जो किसी ने पावर देने का काम किया है तो वो मोदी जी ने दिया। आपने देखा होगा कि उन्होंने वॉर भी रुकवा दिया था, हमारे देश में एलपीजी का शॉर्टेज भी नहीं होने दिया, किसी की हिम्मत नहीं थी। मोदी जी थे तो हमारे जहाज कोई रोक नहीं सकता था। ऐसी कुछ चीजें हुई। उन्होंने ईरान के साथ और अमेरिका के साथ दोनों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन किए। और बाकी ट्रम्प के बारे में क्या कहना है, ट्रम्प की हेल्थ तो मेंटल हेल्थ तो सभी को पता है। मोदी जी विश्व गुरु है, वो इन सभी बातों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ये मतलब आपने जो अभी कमेंट की, ये जो फॉरेन पॉलिसीज है या इसका इस असेंबली इलेक्शंस में कितना रोल हुआ होगा, मतलब क्या लोग इसको देख के वोटिंग कर रहे हैं स्टेट्स में? इसके बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आसाम के बारे में बात करना चाहूंगा कि अभी जो बात हुई आसाम के इलेक्शन के बारे में, तो मुझे कहीं ना कहीं कांग्रेस की लीडरशिप लैकिंग उधर नजर। और सिर्फ आसाम में ही नहीं, केरला में भी हमने देखा तो वहां पर भी सेंट्रल जो लीडरशिप है राहुल गांधी जी को या पार्टी लीडर की पार्टी प्रेसिडेंट की, तो वो लीडरशिप कहीं ना कहीं लैकिंग होती नजर आ रही है। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, इसके लिए मुझे एक प्रति प्रश्न करना है कि केरल में बीजेपी के पास खुद का कैडर नहीं था, तो इसके लिए देश भर से बीजेपी ने अपने नेता हो या कार्यकर्ता हो वो वहां पे लेके गए थे। वेराज कांग्रेस के पास मतलब उनको पता था कि हम यहाँ पे जीत सकते हैं, तो हाँ मतलब इनकम्बेंस के फैक्टर लेके वो जीतने वाले थे। एक राहुल गांधी ने अज्यूम ही करा था, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसलिए वो आए नहीं उधर। प्रियंका गांधी जी के हार्डली मुझे लगता है कि वहां पर एक सभा त्रिवेंद्रम में, हाँ, तो उससे ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता कि वो मतलब ऊपर बैठकर मान के ही चल रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है तो हमारी गवर्नमेंट इधर फॉर्म हो। लेकिन आप जब स्टडी कर रहे थे तो आपको क्या नजर आ रहा था, मतलब कांग्रेस के बारे में या यूडीएफ के बारे में लोगों को क्या राय थी, या राहुल गांधी जी के बारे में लोगों की क्या राय थी? राहुल गांधी जी के बारे में हमने प्रियंका गांधी जी की हमने सभा वहां पर अटेंड की थी, तब लोगों का यही कहना था कि जब हमने ये सभा अटेंड की तो प्रियंका गांधी जी ने एक भी सेंटेंस मलयालम में नहीं बोला, तो ये कुछ
प्राइड की चीजें होती है। राहुल गांधी अगर ये उधर, लेकिन वो अभी मुझे लगता है एमपी हुई है ना वहां पे वायनाड पे, तो वो मतलब डायरेक्टली एकदम कैसे बोलेंगी, मलयाली कैसे सीख सकते हैं? इलेक्शन अगर इतने बड़े स्टेट का होने जा रहा है जहां पर कांग्रेस को 14 लोकसभा सीट से उधर टोटल 18 सीट्स अलायंस में है शायद, तो इतना बड़ा स्टेट अगर कांग्रेस ने कैप्चर कर लिया है तो मुझे लगता है कि सेंट्रल लीडरशिप को भी स्टेट असेंबली इलेक्शन में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वहां पर उनके कुछ सभाएं होना जरूरी था, जिसकी वजह से वोट शेयर भी मेरे ख्याल से बढ़ सकता था। अच्छा है, तो मतलब आपका ऐसा कहना है कि कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, whereas बीजेपी की जो लीडरशिप है, छोटा स्टेट हो फिर भी पूरा जोर लगा के, ताकत लगा के वो लोग वहां पे लड़ते हैं। जैसे हमने पिछली बार हमने जब देखा कि बीजेपी वेस्ट बंगाल में नहीं, कहीं दिख नहीं रही थी, फिर उसके बाद के इलेक्शन में 77 सीट्स बीजेपी ने जीत ली और अभी वो शायद पावर में वहां पे आ सकती है। तो वो उतनी ताकत से लड़ती है हर जगह पे, ऐसा आपको मतलब आपका ऐसा कहना है? चलिए अदब जी, आप कुछ एक आखिरी कमेंट आप क्या करेंगे, मतलब जो अभी देश का जो माहौल फिलहाल चल रहा है, हम लोगों ने जो डिस्कस भी किया कि एसआईआर हो रहा है, या आपने जो एक मुद्दा उठाया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर या सीसीटीवीज के ऊपर, या अभी डिलिमिटेशंस के बाद में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उसके बारे में आपने कहा है, तो क्या ये जो माहौल है, ये माहौल कैसे लग रहा है आपको? मतलब बीजेपी हर स्टेट में जीतती जा रही है, कहीं पे भी हो, कुछ मतलब गोवा जैसा स्टेट था जिसमें बीजेपी ने 10 लोगों को उनके जो एमएलएस थे उनको अपने पार्टी में उन्होंने लाया। महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि एमवीए में जो फूट डाल के उन्होंने शिवसेना को तोड़ दिया, बाद में एनसीपी में फूट डाल दी। तो ये क्या हम लोग कैसी दिशा में जा रहे हैं, या सच में जैसे अनुराग जी बोल रहे हैं कि भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो क्या ये विश्वगुरु बनाने की ओर हम लोग जा रहे हैं कि किस ओर जा रहे हैं? क्या कहेंगे आप? मतलब एक बहुत फेमस सेइंग है लॉर्ड एक्टन की, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट। तो मतलब इंडिया के हक में है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन तो चाहिए। मतलब ये नहीं कि कौन सी पार्टी को हम वोट दे रहे हैं, या मतलब देश के हक में क्या है तो उसको मतलब बीजेपी आएगी तो डेवलपमेंट तो होगी, बट मतलब प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। चलिए कोई बात नहीं। इस सब में एक आखिरी जो यूनियन टेरिटरी थी पुदुचेरी, पौंडीचेरी, उसके ऊपर हम लोग एक एक कमेंट करके हम लोग फिर समारोह पे आएंगे। तो पुदुचेरी में क्या हो सकता है? मतलब यूनियन टेरिटरी है तो उधर भी यही बीजेपी का है कि अगर बीजेपी आएगी तभी डेवलपमेंट होगी, नहीं तो डेवलपमेंट नहीं होगी। मैं मतलब काफी ठीक ठाक है, मतलब वहां पे वैसे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं देख रहा है। उधर हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट भी दिखा। मुझे ये लगता है कि पुदुचेरी हो या कोई भी स्टेट हो, देश की जनता अब जागरूक हो गई है। उन्हें अभी भारत को मोदी जी के मार्गदर्शन में हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस वजह से लोग अभी बीजेपी को फुल सपोर्ट करने वाले हैं। लेकिन हम जो हमारा मतलब जो संविधान है वो सेक्युलरिज्म पे है तो किसी भी एक धर्म का, मतलब हम लोग देख रहे हैं हमारे बाजू में कुछ नेबरिंग कंट्रीज है, वहां पे क्या हालत है, धर्म की राजनीति चल रही है। तो क्या ये ठीक ठाक हो सकता है कि देश को मतलब हिंदू राष्ट्र बना के क्या करेंगे हम लोग? अभी हम लोग वर्शिप तो कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, राम मंदिर भी बना दिया है। तो हिंदू राष्ट्र बनाना मतलब क्या, डेफिनेशन क्या है कि क्या हिंदू राष्ट्र मतलब क्या होने वाला है? आपको मैं एक बात कहूँ प्रसाद जी, सेक्युलरिज्म मतलब ही हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म से बड़ा सेक्युलरिज्म किसी भी धर्म में नहीं है। तो मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है क्या है, मतलब वही मुझे कहना था। हाँ, वो तो कुछ सालों में आपको पता ही चलिए कमेंट करना चाहूंगा, आपको नहीं लगता रिलीजन पॉलिटिक्स की जगह हमें डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स पे बात करनी चाहिए? हाँ वो भी है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ हमको रिलीजन को भी कोई बात नहीं। विष्णु जी आखिरी कमेंट के तौर पर यही कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। हमने देखा कि तमिलनाडु में भी जो डीएमके की सरकार थी, वो भी मुझे ऐसा लगता था कि वो दूसरे नंबर पे आ सकती है, लेकिन वो तीसरे नंबर पे भी चली गई तमिलनाडु में। तो उधर भी नई सरकार बन रही है अभी तक के नतीजों से। दूसरी बात है कि केरल में भी एलडीएफ की सरकार उधर
अभी नहीं बनने जा रही है, तो कहीं ना कहीं साउथ में बाकी पार्टियों का रीजनल पार्टी डोमिनेंस अभी भी नजर आता है। लेकिन साउथ में जब हम देख सकते हैं कि सेंट्रल पार्टी का मतलब बीजेपी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है, तो ये कहीं ना कहीं बदलने की भी जरूरत है थोड़ी सी, कि स्टेट्स का जो नॉर्दर्न पावर जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ कंसोलिडेट होती नजर आ रही है, तो वो भी थोड़ा सा मेंटेन होना चाहिए, जरूरी है। तो इससे हमारी डेमोक्रेसी भी मेंटेन हो सकती है। तो इसी के तौर पर यही मेरी आखिरी कमेंट थी। तो जैसे हम सभी ने अभी देखा कि हम लोग ग्राउंड पे गए थे केरल में, केरल के पॉलिटिक्स के बारे में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, उसके साथ जो और भी कुछ राज्य थे उसके बारे में हमने बात किया। बंगाल में इस इलेक्शन में जैसे हर साल होता है हिंसा, इसी इलेक्शन में भी हुई थी। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे डेमोक्रेसी को बरकरार रखने के लिए अगली इलेक्शन जो बंगाल में होगी वहां पे हिंसा नहीं होगी। देश में डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी जो किन दोस्तों का कहना है कि है, किन का कहना है कि वो अच्छी तरीके से और भी उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, तो वैसी हो सकती है। बहुत ही अच्छा पैनल डिस्कशन था। विष्णु जी, अदब जी और अनुराग जी, आप तीनों भी आपका जो समय था देके आप यहाँ पे बहुमूल्य समय देके आप यहाँ पे आए, इसके लिए आपके धन्यवाद। और इस चर्चा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर एक बार आएंगे अगले इलेक्शन के दौरान या कोई अगला मुद्दा होगा उसके ऊपर हम लोग ऐसे ही पैनल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।